Okay, friends. So, after understanding calculation of new profit sharing ratio yesterday, by the way, I saw everyone, rather majority of you have sent the fifth wala calculation, and I'm happy that you could understand it. Any doubts while calculating the new profit sharing ratio? Anybody? इट्स वेरी सिंपल. स्टेप समझ में लेना है. टोटल प्रॉफिट 1, पहले नया पार्टनर का शेयर, बैलेंस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, यू गेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वेरी सिंपल. Okay, now we come to second part, which is called as adjustment of accumulated profits and losses. रोज का रोज पढ़ाई करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, एंड देयरफॉर वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. इधर मैंने आप लोग के लिए एक नोट लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज प्रोवाइडेड थ्रू अ सेपरेट फाइल. वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपके नोटबुक में वो रहेगा, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर दोज पीपल हु विल ज्वाइन लेट. वो लोग बोलेंगे कि पहला सिखाया ही नहीं, तो पहला अपना दूसरे फाइल में है. ओके, सो नाउ एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की अगर हम लोग बात करें, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, what do you understand by accumulated profits and losses? एक बार और रिवाइज कर लेते. accumulated profits यानी बिजनेसमैन पूरा प्रॉफिट घर पे न लेते जाते हुए कुछ पैसा बिजनेस में ही रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट. धीरे धीरे उसमें पैसा बढ़ते जाता है. इफ यू रिमेंबर, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर जनरल रिजर्व? यू कैन गिव मी अ थम्स अप. यस, वेरी गुड. सो मैंने बताया था कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ तो 10,000 रुपया बिजनेस में ही रखते हैं पार्टनर्स, और 90,000 रुपया ही विड्रॉ करते हैं या कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं. लाइकवाइज हर साल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा वो लोग जमा करके रखते हैं बिजनेस में ही. उसको जनरल रिजर्व या बाहर इन्वेस्ट करोगे तो इट इज कॉल्ड एज रिजर्व फंड. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिजर्व फंड. कभी कभार ये सुन के रखना, कभी और उसको बैलेंस शीट में अलग से दिखाता है एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर तुम लोगों को लाइबिलिटीज, वेट वेट वेट, ओके गॉट इट. जस्ट होल्ड ऑन. अरे एक जन बोल दिया, मैं समझ गया. चलो अभी आवाज बरोबर आता रहेगा. एक दो जन कंफर्म करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ. या होता है कभी कभी, नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है ना, किसी के हाथ में नहीं है फॉर दैट मैटर. ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. मैंने आपको जनरल रिजर्व बताया, मैंने आपको रिजर्व फंड बताया. अब एक और चीज बता रहा हूं कि अगर नेट प्रॉफिट आया, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, नॉर्मली नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है वी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यही आप करते हो नॉर्मली. बट अगर इमेजिन करो कि अगर पार्टनर्स ने बोला नहीं यार, प्रॉफिट अपन बिजनेस में ही रखते हैं, बड़ा हो जाएगा अमाउंट तो हम लोग बांट के लेते हैं, छोटा छोटा अमाउंट लेके जाने में सेंस नहीं है. तो पार्टनर्स कभी कभार, बहुत रेयरली, एकेडमिक्स में ज्यादा क्या कर सकते हैं, दे में कीप द प्रॉफिट्स एज इट इज. तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में आया मतलब अगर वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा
तो इट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. व्हाट इज दैट? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस की अगर बात करें तो एक ही एग्जांपल है और वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आपको बैलेंस शीट एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे, तुम बोलोगे सर ये सब होता है क्या? हाँ, आपको दिखाई देगा. ठीक है, मैं बोलता हूँ, शब्दों को याद रखो. पार्टनर्स एक आधा साल में लॉस हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो लोग उसको जमा करके रखते. बोलते लॉस हम लोग बांटेंगे नहीं, हम लोग लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे. हम लोग लॉस क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड. और उसको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में. तो वो हो जाता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस. एग्जांपल्स समझ में आया क्या? यस, नो, डोंट नो? तो ये 4 एग्जाम्पल दिमाग में याद रखने का. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड तो आपको याद हो गया रहेगा. P&L में अगर क्रेडिट बैलेंस आया, लाइबिलिटीज में आया तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस आया तो एसेट. मैंने उस दिन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करते वक्त ही बता दिया था, सच accumulated profits and losses belongs to which partners? It belongs to old partners. Hence, such accumulated profits and losses must be distributed amongst old partners in their old profit sharing ratio. फिर से एक बार बताता हूं, ये प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी रहेगा इसमें किसने जमा किया? ये जमा किया है ओल्ड पार्टनर्स ने. तो हमको क्या करना है? ये उन लोगों को दे देना है. प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको एग्जाम में ये याद रखना है. क्या करना है? अगर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा, प्रॉफिट्स बताओ मेरे को. मैंने उस दिन बताया था प्रॉफिट्स यानी विच बैलेंस फ्रेंड्स? इट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. तो लिखते वक्त उसको यहाँ पर याद रख लेना, इट विल बी रिटन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. एकदम सिंपल है. ट्रायल बैलेंस का वही फाइनल अकाउंट्स का रूल, डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में. तो लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंसेस होती हैं, तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और P&L अकाउंट ये आपको क्रेडिट में ही दिया रहेगा. आप वहां से उसको उठाओगे और कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. कहाँ लिखोगे उसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. इज एवरीबॉडी क्लियर विद दैट? और अगर कभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखाई दिया तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. कहाँ लिखेंगे उसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. फ्रेंड्स, ये थियरी जितना अच्छे से याद करोगे ना उतना इजी तुम्हारा आंसर पेपर जाएगा या क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगा. भले ही बुक कीपिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन जब तक तुमको उसका थियरी समझ में नहीं आता है तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई कैन टेल यू, दो स्टूडेंट्स, आस्क दो स्टूडेंट्स हु मिस द फाइनल अकाउंट्स थियरी, वो लोग आज भी पछतावा करते रहेंगे, सर वो छोटा सा थियरी मिस हो गया तो हम लोग को कितना तकलीफ हुआ, फिर जब आपने क्लियर किया तो हमको इजी लगने लगा. जो 40 जन मेरा वो लेक्चर बैठे थे, डू यू एग्री विथ व्हाट आई से? तो थियरी का लेक्चर्स किसी भी हालत में मिस नहीं करना. इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल होता है लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होता है ना दिमाग को बहुत त्रास देता है. यस, अदर्स डेफिनेटली यू मे नॉट हैव रियलाइज्ड बट दिस इज ए फैक्ट. ठीक है, फिर से मैं एक बार बोलता हूं, क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट दिया होगा. ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं हर चीज रिपीट करता हूं 2-2, 3-3, 4-4 बार, क्योंकि अभी आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नहीं देखा है. अब आपके दिमाग में ट्रायल बैलेंस घूमता रहेगा,
याद रखना ट्रायल बैलेंस कौन से चैप्टर में आता है, इट कम्स इन द चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नए रूप में आएगा। कैसे आएगा, इट विल शो यू अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स। इट विल शो यू अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एंड इट विल हैव सम एडजस्टमेंट्स। तो उस बैलेंस शीट में आपको ये जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे आइटम्स देखने मिलेंगे। मेरी बातों पे यकीन करो, ये दिखेगा मतलब दिखेगा, सिर्फ आप तैयारी रखो। दिखे तो क्या करना है, मैं पूछूंगा जनरल रिजर्व कहाँ लिखना है, तो आपका जवाब मेरे से एक्सपेक्टेड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। और क्या करना है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। खत्म। बोलो बात समझ में आया क्या? परफेक्ट, वेरी गुड। तीसरा हेडिंग आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। So generally, all the assets and liabilities of the old firm are revalued on the date of admission of the new partner। फिर से बता रहा हूं, जनरली नॉर्मली जितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसको रीवैल्यू किया जाता है। देयर मे बी आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच रीवैल्यूएशन। हर एसेट या लाइबिलिटी रीवैल्यू करते वक्त या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। टू रिकॉर्ड सच profits or losses on revaluation of assets and liabilities, a separate account is opened। ध्यान देना मेरे दोस्तों, एक नया अकाउंट ओपन करते हैं called as revaluation account। ये पहले कभी नहीं बनाया आपने, इस चैप्टर में नया आएगा, या उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट और इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इज द वर्ड्स clear with everyone? So what is revaluation account and why do you prepare revaluation account? It's very simple. ठीक है, a revaluation account is prepared to record profits or losses on revaluation of assets and liabilities on admission of a partner। एक सिंपल रूल याद रखोगे ना, चार बातें अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगी। मेरे बात बच्चों, चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसको जैसा है वैसा ही याद रखो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, एकदम सिंपल सा मैं आप लोगों को एक चार्ट बना के देता हूं, जो याद रखो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है, सिंपल बातें सोचो। एसेट का वैल्यू बढ़ सकता है या फिर एसेट का वैल्यू कम हो सकता है। दो ही बातें पॉसिबल है, एसेट को रीवैल्यू करोगे तो या तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या तो एसेट का वैल्यू कम होगा, या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू कम होगा। बातें समझ में आती है क्या? दो ही बातें हैं, या तो बढ़ेगा या तो कम होएगा। सेम रहा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अपने को भी। यस नो डोंट नो? सेम है तो अपने को क्या करना है? अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को इंपॉर्टेंट है कि बढ़ गया या कम हो गया। अब सिंपल सा बात है मेरे दोस्तों, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया,
अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया, मेरे को बताओ, मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, लैंड का वैल्यू बढ़ गया, तो इज इट प्रॉफिट और इज इट लॉस? अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो बोलो इज इट प्रॉफिट और इज इट लॉस? अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो क्या है वो? इट इज अ प्रॉफिट। वही एसेट का वैल्यू कम हुआ, वही एसेट का वैल्यू कम हुआ तो क्या है वो हमारे लिए? इट इज अ लॉस। सो एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो इट इज प्रॉफिट, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो इट इज लॉस। लाइबिलिटी उल्टा है मेरे दोस्तों, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो क्या है हमारे लिए वो? लॉस है। और लाइबिलिटी अगर कम हो गया तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। बोलो ये चारों रिलेशनशिप समझा क्या? अगर ये चार रिलेशनशिप मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया मेरे दोस्तों, मेरा काम आधा से ज्यादा हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस a revaluation account is prepared by following the rule of nominal account, which is, कितने लोगों को याद है रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स नाउ। व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? इट इज डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये आप लोगों ने 11वीं में सीखा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। यस, वेरी नाइस। तो जितना फायदे वाली बात है क्रेडिट में लिखो, जितना नुकसान वाली बात है वो डेबिट में लिखो। अगर ये दो फॉर्मूलाज को हम लोगों ने ध्यान रखा, सो द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर रेलेवेंट। मैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू सिखाता हूँ, लेजर भी बना सकते हैं अपन, थोड़ी देर में बनाएंगे। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, I would say, chalo, we will go for direct understanding. The following effects are to be given. Okay, pay attention friends carefully. हम लोगों को ये रिवैल्यूएशन ज्यादातर जो है ना, वी विल बी गिवन इन एडजस्टमेंट्स, तो इसका डबल इफेक्ट आएगा, इसका डबल इफेक्ट आएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क कट हो गया था। आवाज आ रहा है मेरा सबको अभी? या, थैंक यू। सो पहला एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखा वो आएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट।
वो आएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। माय डियर फ्रेंड्स, पे अटेंशन केयरफुली। अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया, बैलेंस शीट में 10 लाख दिया है 50 लाख हो गया, तो 40 लाख रुपया बढ़ गया, तो आप लोग क्या करोगे? ऐड टू दैट एसेट, जिसका वैल्यू बढ़ गया उसमें क्या करोगे? ऐड करने का। और सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि प्रॉफिट होगा, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है? हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्या बोले? वी विल राइट इट ऑन द revaluation account. Which side? Credit side. Everyone with me on this? It's very simple. So अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो पहला करोगे ऐड टू एसेट और दूसरा करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो सेकेंड वन अगर आया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो डेफिनेटली इट इज ए लॉस। अब आप खुद ही बोल सकते हो क्या होगा? लेस फ्रॉम एसेट। क्या होने वाला है? लेस फ्रॉम एसेट। एंड कहां पर लिखोगे सेकेंड इफेक्ट? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड। अगर हुआ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, डेफिनेटली याद रखने का, लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब वो क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस है। इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी, तो ऐड टू लाइबिलिटी तो करना पड़ेगा। सेकेंड इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड। एकदम सिंपल है मेरे दोस्तों। और अगर कहीं आया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, एक आधा लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया, तो हमको प्रॉफिट होता है। हमको प्रॉफिट होता है तो होगा लेस फ्रॉम लाइबिलिटी और रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। My dear friends, once you understand the theory, it is so easy. अब मैं तुम्हारा रियल टेस्ट लेता हूँ। ये चार तो मैंने सिखा दिया, ये चार तो मैंने आपको सिखा ही दिया। अब पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं आपको एक आधा अनरिकॉर्डेड एसेट, एक आधा अनरिकॉर्डेड एसेट एडजस्टमेंट में दिया हो, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो सबसे पहले हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे? वी विल राइट इट इन बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, सोच समझ के बताओ, ये हमारे लिए प्रॉफिट है या ये हमारे लिए लॉस है? ये हमारे लिए प्रॉफिट है या ये हमारे लिए लॉस है? अनरिकॉर्डेड एसेट, क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है? नेचुरली क्या हो रहा है? एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट है, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। इसीलिए आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। वही अगर एक आधा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दिया होगा तो उसका ऑपोजिट वी विल राइट इट इन balance sheet liability side and record it in revaluation account, debit side. And if you have understood this, let me tell you that we have finished majority of the theory. We have finished majority of the theory. इतना ही थियरी आप लोगों को एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा थियरी वहां पर नहीं आता है। After recording profits or losses on revaluation of assets and liabilities,
revaluation account or the profit and loss adjustment account will be closed and the balancing figure will be net profit और net loss on revaluation. क्या मिलेगा हम लोग को? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? क्या मिलेगा अपने को? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को बताओ, ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के हकदार कौन है? किसका एसेट्स रीवैल्यू किया अपन ने? यस, वेरी गुड टिशा. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वापस old partners in their old profit sharing ratio. बस. तो आज मैंने 2 टॉपिक और कवर किया फ्रेंड्स. 5 एडजस्टमेंट्स है, ध्यान में रखना. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ये कल सिखाया. आज सिखाया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities. Okay, I will be just stopping here today. Theory मैं धीरे धीरे ही बढ़ता हूँ and I will share this with you in PDF format. You have to write it down in your notebook. I hope. Wait, when I am talking, beta, don't disturb. I will give you time. So you have to all write it down in your notebooks. I hope everyone is maintaining the notebooks and completing it side by side. एक साथ लिखना मुश्किल होगा, धीरे धीरे लिखना चालू करो. हाँ, अभी बोलो बेटा, जिसको डाउट था.